यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फोरम में आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 2019 में जो एसबीटी के द्वारा पूछे गए प्रश्न है उसका ग्रुप ए को अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2019 में पूछे गए हैं उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। 2019 इवन, ये 2019 इवन क्वेश्चन है। इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा 2019 ऑड क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था। अभी हम लोग 2019 इवन के क्वेश्चंस को एक एक करके देखने वाले हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है सपोर्ट ऑफ बीम मे बी, मतलब बीम का सपोर्ट क्या क्या हो सकता है। वो हिंज भी हो सकता है, रोलर हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है, ऑल ऑफ दी। तो बीम का जो सपोर्ट है वो हिंज भी हो सकता है, रोलर भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट देखिए, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट्स टू बॉडीज इन मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू मोशन इज कॉल्ड। मतलब ब्रांच, ऐसा मैकेनिक्स का ब्रांच जो मोशन के बारे में हमें बताए लेकिन उसके बिहाइंड जो फोर्स लग रहा है जिसके कारण मोशन हो रहा है उसके बारे में बिना बताए हुए तो हम ऐसे ब्रांच को क्या कहते हैं? तो ऐसे ब्रांच को हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स। मतलब स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग द काउज, क्या कहलाएगा? काइनेमेटिक्स। और जब दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, जब काउज को कंसीडर करेंगे, कंसीडरिंग द काउज बिहाइंड मोशन, तब हम लोग कहेंगे इसको काइनेटिक्स। तब हम लोग उसको कहेंगे काइनेटिक्स। तो यहाँ पे हमें पूछा था कि मैकेनिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हो बिना कंसिडरेशन के फोर्स के, बिना फोर्स के कंसिडरेशन के बारे में हम लोग किस ब्रांच में पढ़ते हैं जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? हमारा काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट देखिए, अ कपल इज फॉर्म बाई। कपल जो है वो कैसे फॉर्म होता है? कपल फॉर्म होता है दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। देखिए ये हमारा पैरेलल फोर्स हो गया, ये पैरेलल, लेकिन यहाँ पे देखेंगे दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है तो हम कह सकते हैं कि ये अनपैरेलल फोर्स हो गया, ठीक। और दूसरा क्या होना चाहिए? इक्वल इंटेंसिटी का, मतलब ये P मैग्नीट्यूड है तो इसका भी मैग्नीट्यूड P ही होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं टू इक्वल एंड अनपैरेलल वेक्टर्स विल फॉर्म कपल। तो यहाँ पे आंसर देखिए क्या है? टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट जूल नहीं होगा, पास्कल नहीं होगा, वाट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? न्यूटन। देखिए फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट आप लिखेंगे तो केजी आ जाएगा, एक्सेलरेशन को लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर s-2 स्क्वायर। इसको यदि आप ऊपर ले जाएंगे तो s⁻² हो जाएगा और इसको हम लोग न्यूटन के फॉर्म में लिखते हैं। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन लिखते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट देखिए, वेक्टर क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। द सेट ऑफ फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज 0 आर नोन एज, मतलब ऐसे सेट ऑफ फोर्सेस जिसका रिजल्टेंट 0 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम फोर्सेस कहेंगे। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल फोर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ भी बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है, चीज़ें वही है। द सेट ऑफ फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज 0 आर नोन एज इक्विलिब्रियम फोर्सेस, ठीक है। इक्विलिब्रियम फोर्सेस में क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल फोर्स इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स पॉसिबल एट हिंज सपोर्ट फॉर अ जनरल लोडिंग।
हिंज सपोर्ट देखिए ऐसा होता है, ठीक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो जहाँ भी हिंज सपोर्ट होगा तो वो देखिए ना तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करने देगा, ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट करने देगा। ना तो ये वर्टिकली मूव कर सकता है, ना ही हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हमारा हिंज लगा हुआ है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन एक वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोवाइड कराएगा और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड कराएगा। तो कह सकते हैं कि हिंज सपोर्ट के केस में नंबर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 2 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ बीम विच इज हिंज्ड एट वन एंड एंड रोलर एट अदर एंड। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर डी, सिंपली सपोर्टेड बीम। ऐसा बीम जिसमें एक तरफ क्या हो? हिंज हो और दूसरे तरफ रोलर हो, ठीक है। ऐसे बीम को क्या कहते हैं हम लोग? सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई इज। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो दोनों बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? देखिए, एंगल ऑफ रिपोज होता है ऐसा एंगल जिसपे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा स्लाइड करना स्टार्ट हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जैसे इंक्लाइंड प्लेन आप लेते हैं, सपोज कीजिए इंक्लाइंड प्लेन है हमारा, ये थीटा एंगल से इंक्लाइंड है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है आपका m मास का। तो एक लिमिट तक जब आप थीटा को बढ़ाएंगे, थीटा को जब बढ़ाएंगे तो आप क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट जो है आपका एक ऐसा थीटा आएगा जिसपे ऑब्जेक्ट आपका स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थीटा यदि कम होगा, सपोज कीजिए ऐसे थीटा यहाँ पे आप रखिए, डेट मीन्स थीटा 1 आपका कम है, फिर थीटा 2 ज़्यादा हो गया, ठीक। फिर एक थीटा आप सपोज कीजिए आप और बढ़ा दिए, मतलब यहाँ पे जो हमने थीटा ले लिया वो थीटा 3 ले लिया। तो यहाँ पे क्या देखेंगे? एक ऐसा थीटा आएगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ऐसा वैल्यू थीटा का जहाँ पे ऑब्जेक्ट स्लाइड करने को हो या स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, वैसे वैल्यूज को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो कह सकते हैं एंगल ऑफ रिपोज इज एंगल एट विच द ऑब्जेक्ट starts to slide on inclined plane। मतलब ये ऐसा एंगल है जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो यूनिटलेस होता है, तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। उसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों? देखिए म्यू इक्वल टू हम लोग लिखते हैं tan थीटा, ठीक है। तो थीटा तो यूनिटलेस होगा, तो इसीलिए हमारा म्यू जो होता है वो यूनिटलेस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज इज 0.577 देन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज। देखिए हम लोग रिलेशन जानते हैं, म्यू इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू आपको दे दिया है 0.577, तो यहाँ से निकालना है थीटा का वैल्यू। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 0.577, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0.577। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डैश दैन डायनामिक फ्रिक्शन। हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लेस होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है हमेशा लेस होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। क्यों ऐसा होता? लेस देन डायनामिक फ्रिक्शन, सॉरी, डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, सॉरी यहाँ पे आप ग्रेटर कर लेंगे, ये मिस्टेक हो गया है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा डायनामिक फ्रिक्शन के। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो डायनामिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। कोफिशिएंट जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो डायनामिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा बी, स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है।
स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल इज, ट्रायंगल का सेंट्रॉयड आपसे पूछे कहाँ पे होता है, तो देखिए ट्रायंगल का सेंट्रॉयड जब आप निकालेंगे तो वो सेंट्रॉयड वहाँ पे होता है जहाँ पे आपके तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम लोग सेंट्रॉयड कहते हैं। और सपोज कीजिए यदि टोटल हाइट आपका h है तो ये जो सेंट्रॉयड होता है वो कितनी दूरी पे होगा, h/3 पे, बेस से h/3 और एपेक्स से 2h/3, मतलब यहाँ से 2h/3 और बेस से कितना हो जाएगा, बेस से 1/3h। तो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में, देखिए 2h/3 फ्रॉम एपेक्स, ये भी सही है, h/3 फ्रॉम इट्स बेस, ये भी सही है। तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रॉयड ऑफ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस r फ्रॉम इट्स बेस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी 4r/3। ठीक है, 4r/3 इसका आंसर हो जाएगा। सेमी सर्किल यदि है आपका, ये देखिए ये सेमी सर्किल है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। तो ये देखिए इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि बेस से कितनी दूरी पे होगा, तो बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है आपका, ये दूरी होता है 4r/3 पाई, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी जो हो जाएगी वो 4r/3 पाई हो जाएगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन लाइज ऑन इट्स एक्सिस एट अ हाइट ऑफ डैश एफ ऑफ द बेस, यानी आपके पास राइट सर्कुलर कोन है। देखिए राइट सर्कुलर कोन ऐसा होता है, इस तरीके से होता है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि पूछे आपको बेस से, यानी यहाँ से पूछा गया है, तो यहाँ से आपका होता है h/4 पे, यानी h/4, यानी ये टोटल हाइट आपका h है। ठीक, तो यहाँ से बेस से इसका हाइट कितनी हो जाएगा, h/4, यानी आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे स्केलर ये नहीं होगा। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आंसर नहीं होगा। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी नहीं होगा। तो पूछा है स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, तो मास जो है आपका वो स्केलर क्वांटिटी है, बाकी ये तीनों जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए, अ मशीन इज सेड टू बी रिवर्सिबल व्हेन इट्स एफिशिएंसी इज ग्रेटर दैन 50%। कोई भी मशीन का एफिशिएंसी यदि 50% से ऊपर है तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल मशीन। ठीक है, मशीन की एफिशिएंसी यदि 50% से कम है तो इसको हम लोग कहते हैं इररिवर्सिबल मशीन या सेल्फ लॉकिंग मशीन, सेल्फ लॉकिंग मशीन। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, अ मशीन इज सेड टू बी आइडियल इफ इट्स एफिशिएंसी इज, मशीन आइडियल तभी होगा जब जो भी हम इनपुट देते हैं वो कम्प्लीटली आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। डैट मीन्स आउटपुट जो हो वो इनपुट के बराबर हो। ठीक है, तो इस केस में एफिशिएंसी जो होगा वो आपका 100% होगा, क्योंकि एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट बाई इनपुट। ठीक है, और जब ये दोनों बराबर होगा तो 100% आपका एफिशिएंसी आ जाएगा। तो इस केस में कह सकते हैं कि अ मशीन इज सेड टू बी आइडियल इफ इट्स एफिशिएंसी इज 100%, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वेलोसिटी रेशियो ऑफ थर्ड सिस्टम ऑफ पुली हैविंग 3 पुली। जब भी आपको वेलोसिटी रेशियो निकालना हो, किसके लिए, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली के लिए, वेलोसिटी रेशियो फॉर थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, तो फॉर्मूला होता है इसका 2 to the power n-1, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ पुल्ली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है 3 पुल्ली है, तो 2 to the power 3 - 1, तो ये जाएगा 8 - 1 = 7, तो आंसर आपका हो जाएगा बी 7। नेक्स्ट है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज एक्सप्रेस्ड एज, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो होता है हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं और लोड कितना लिफ्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड।
मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो रेशियो होता है लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड. इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट अप्लाइड. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड. तो ये पहला आंसर हो जाएगा. अब पूछ रहा है मैकेनिकल एडवांटेज, आप इसको आउटपुट अपॉन इनपुट भी कह सकते हैं. तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी आंसर ये हो जाएगा. ठीक है.